रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 19। गोली सीधा अनंत के बगल से होते हुए दीवार पर जा लगी थी। अनंत ने अपनी आंखें भी बंद नहीं की थी। वो अपने शरारती नजरों से आदित्य को देख रही थी। वो लगातार बिना पलके झुपकाए आदित्य को घूर रही थी, जिस कारण एक पल के लिए तो आदित्य भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर वह खुद को संभालते हुए अनंत से पूछता है, अंडरस्को, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? क्या होता अगर यही गोली मैं तुम्हारे शरीर पर मरता, तो तुम अब तक मर चुके होते। अनंत दोबारा आलसियों की तरह सोफे पर लेट गई, फिर अपने पलकों को बहुत ही आराम से झपकाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे भूख लगी है। पहले कुछ खाने को दो, फिर बताऊंगी कि मुझे डर क्यों नहीं लगा। आदित्य हैरानी से बोला, अंडरस्को, बताऊंगी? तभी अनंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को, वह क्या है ना, मिस्टर कुंज को मुझ में एक लड़की नजर आती है। कभी कभी तो वह मेरे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई अपनी बीवी के साथ बात करता है, इसलिए कभी कभी मैं लड़कियों जैसा आप बोल देता हूँ। इससे मिस्टर कुंज को मेरे लिए और भी ज्यादा फीलिंग आने लगती है। ये सुनते ही आदित्य हंसने लगता है। उसने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारी बातें बहुत ही ज्यादा अजीब है और तुम भी बहुत ही ज्यादा अजीब हो। अनंत झट से बोली, अंडरस्को, अब मेरे लिए खाना मंगा दो, वरना मैं मर जाऊंगा। और मिस्टर कुंज आ गए तो तुम क्या जवाब दोगे? या फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया ही घुमा दो? आदित्य अब एक बार फिर से दूसरे पर चढ़कर बैठ गया, फिर अपनी घड़ी को साइड में रखते हुए बोला, अंडरस्को, तुम किस कुंज की बात कर रहे हो? वह जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। इस वक्त वो मुंबई में एक मीटिंग में बिजी है। उसे अगर तुम्हारी फिक्र होती तो अब तक वह तुम्हें ढूंढ चुका होता और यहां तक पहुंच भी चुका होता। एक पल के लिए अनंत कुछ सोचती है। आदित्य को लगा शायद वो उदास है, इसलिए वो मुस्कुराने लगा। मगर अगले ही पल अनंत मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, अब उन्हें मुझसे शादी करनी है तो पैसे तो कमाना ही होगा। अगर वो पहले मुझे लेने आते तो उन्हें कितना पैसों का लॉस होता। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे होता, लेकिन वो इस वक्त अपनी मीटिंग कर रहे हैं, यानी वो पैसा कमा रहे हैं। बाद में पैसों को तो मुझे ही खर्च करना है। अपनी बातों का अनंत पर कोई भी फर्क ना होते देखकर आदित्य इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में खड़े होकर दूर खड़े अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है, अंडरस्को, इसे कुछ खाने को दे दो। इतना कहते ही वो सोफे पर एक लात मारते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अनंत ने देखा, दरवाजे पर खड़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो फ्लावर वास उठाकर उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, अंडरस्को, क्या तुमने सुना नहीं? तुम्हारे बॉस ने कहा मुझे कुछ खाने को लाकर दो। बड़े आलसी हो गए हो तुम। साथ में इस लाश को कभी उठा ले जाओ। बेवजह उसने मेरा मिल्क में से छीन लिया। वो मुंह बनाते हुए खड़ी हो गई और पूरे घर को ऐसे देखने लगी जैसे उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। वो पहले पूरा फर्स्ट फ्लोर अच्छे से घूमती है, उसके बाद सेकंड फ्लोर पर आ जाती है। अनंत पूरे घर को अच्छे से चेक करने के बाद बालकनी में पहुंच गई। उसने रेलिंग पर हाथ रखते हुए सामने मौजूद जंगल को गौर से देखा। उसे जंगल से कुछ ही दूरी पर एक झरना बहते हुए साफ नजर आ रहा था। भले ही वह देखने पर लग रहा था कि करीब है, मगर वो उस विला से काफी दूर था। अनंत और रेलिंग को कस के पकड़ते हुए खुद से बड़बड़ाए, अंडरस्को, इंटरेस्टिंग, तो ऐसी जगह भी दुनिया में है, लाइक हेवन। फिर वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसकी बाहें रेलिंग के बाहर लटक रही थी। उसने चेक किया तो उसके पैंट की जेब में एक लॉलीपॉप था। वो उसे निकालकर अपने मुंह में डाल लेती है और धीरे धीरे चूसते हुए कुछ सोचने लगी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिंह ने अपनी आर्मी की फोर्स को भी अनंत को ढूंढने के लिए लगाया था, मगर उन्हें भी अनंत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तभी उन्हें एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ वाले आदमी ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मिस्टर सिंह हैरान हो गए। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से बोले, अंडरस्को, क्या कह रहे हो तुम? कुंज गायब हो चुका है, लेकिन वो कहाँ जा सकता है? पता करो, वो कहाँ है? वो मुझे सही सलामत चाहिए। इतना कहते ही वो जैसे ही फोन कट कर देते हैं, कार्तिक जो उनके बगल में खड़ा था, उसने सीरियस होकर कहा, अंडरस्को, डैड, रिलैक्स। कुंज कोई छोटा बच्चा नहीं है जो अपने आप गायब हो जाएगा। जरूर उसके अपने प्लान्स होंगे, इसलिए आप बीच में कुछ भी करके उसके प्लान को खराब मत करिए। मुझे यकीन है अब तक उसने अनंत को ढूंढ लिया होगा, बहुत जल्द वापस भी आ जाएगा। लेकिन हमें लोगों के सामने ऐसे ही शो करना है कि कुंज गायब हो गया है। मिस्टर सिंह कुछ नहीं बोले, मगर वो थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। कार्तिक सीरियस होकर अपने फोन में कुछ टाइप करके किसी को मैसेज भेज देता है, फिर ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला गया।
वो जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर से बाहर निकला, बाहर ही श्री खड़ा था। श्री को देखते ही वो कार में बैठ गया और श्री कार ड्राइव करने लगता है। कार्तिक सीरियस होकर बोला, अंडरस्को, क्या वो पहुंच चुका है? श्री सीरियस होकर बोला, अंडरस्को सर, वो तो काफी पहले ही निकल चुके थे, पर हम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वरना उन लोगों को पता चल जाएगा। कार्तिक कुछ नहीं बोला और विंडो के बाहर देखने लगा। कार्तिक भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, उसके पास भी कहीं छिपी हुई पावर थी, मगर वो कभी भी खुलकर उनका यूज नहीं करता था और ना ही अभी वो यूज कर रहा था। वो बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। रात के 9 बजे बज रहे थे। इसी वक्त यूरोप की एक फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में लैंड करती है। फ्लाइट जैसे ही लैंड हुई, सभी लोग बाहर निकलने लगे। तभी एक और आदमी बाहर आया। उसने डार्क नेवी ब्लू कलर की डेनिम जीन्स के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने थे। ऊपर उसने शर्ट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट पहना था। उसके चेहरे पर मास्क था, आंखों पर गॉगल्स और सिर पर एक कैप थी। भले ही उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर पर्सनैलिटी काफी दमदार थी। जो भी वहां से गुजर रहा था, वो उस आदमी को देखे बिना रह नहीं पा रहा था। वो आदमी अपने लंबे लंबे कदमों से एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। उसके हाथ में एक लगेज था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने एक टैक्सी ली और वहां से निकल गया। आदित्य के लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वे सभी अभी भी मुंबई से ऑस्ट्रेलिया आने वाली फ्लाइट के मेंबर्स को ही चेक कर रहे थे। कुछ ही देर में वो आदमी एक होटल के सामने जाकर रुकता है। वो अपने लगेज को लेकर होटल के अंदर जाने लगा। उसके चलने का अंदाज उसकी अमीरी को बता रहा था। उसके हर एक कदम में एक अलग ही घमंड झलक रहा था। रिसेप्शन के पास पहुंचते ही एक लड़की जल्दी से उसके पास आई और सिर झुकाते हुए रिस्पेक्ट से बोली, अंडरस्को मिस्टर डैनियल, वेलकम। ये रही आपके रूम की। इतना कहते हुए वह लड़की अपने हाथ में पकड़ी रूम की डैनियल के सामने कर देती है। डैनियल उसके हाथ से की लेकर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। कुछ देर में वो अपने रूम के अंदर मौजूद था। उसने गॉगल्स निकालकर पूरे रूम को अच्छे से स्कैन किया, फिर दीवार पर लगी क्लॉक की तरफ देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गईं। फिर वो अपने कुछ कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने वॉशरूम को भी अच्छे से स्कैन किया, लेकिन वहां पर उसे सब कुछ ठीक लगा। तो वो अपनी टोपी और मास्क निकालकर मिरर में खुद की शक्ल देखने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि कुंज था। कुंज इस रूप में काफी हैंडसम लग रहा था। उसने टैप ऑन किया और ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोने के बाद उसने अपना एक फोन निकालकर कुछ चेक किया। फिर अपने चेहरे को पोंछते हुए उसने दोबारा मास्क और टोपी लगाए। फिर होटल से बाहर निकल गया। होटल से कुछ ही दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार मौजूद थी। वो कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर एक आदमी मौजूद था। उसने 2 गन कुंज के हाथों में पकड़ा दी और सीरियस होकर कहा, अंडरस्को प्रेसिडेंट, कार्तिक सर ने मुझे आपकी हेल्प के लिए भेजा है। हमने पहले ही अनंत की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। क्या आप अभी वहां जाना चाहते हैं? गन को अच्छे से चेक करते हुए कुंज सिर हिला देता है, तो वह आदमी कार को तुरंत स्टार्ट कर देता है। अनंत अभी भी अपने खाने का इंतजार कर रही थी, मगर किसी ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया था। वो शिकायत करने के लिए आदित्य के रूम को ढूंढ रही थी। वह आदित्य को हर रूम में ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते अचानक एक अजीब से रूम के बाहर आ गई। उस रूम के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। अनंत कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर वो दरवाजा खोलते हुए बोली, अंडरस्को खुल जाओ। हे दरवाजे, तुम इतना ज्यादा अजीब क्यों हो? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है? वो बहुत कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को, मेरे लिए कोई भी लॉक खोलना इतना मुश्किल नहीं है। इतना कहते हुए वो अपनी ट्रिक से लॉक को खोलती है, पर उससे पहले कोई उसका कॉलर पकड़कर खींच लेता है। अनंत इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को मिस्टर कुंजाप। फिर उसकी नजर जैसे ही आदित्य पर पड़ी, तो वो ठंडी नजरों से आदित्य को देखने लगी, फिर उसके हाथ को, जिससे उसने उसके कॉलर को पकड़ा हुआ था। आदित्य सीरियस होकर बोला, अंडरस्को, तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ आ सकते हो? क्या किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाए? किसी के घर में ताक झांक करना सही नहीं है। अनंत उसे घूरकर देखते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को, इस रूम में कुछ तो ऐसा है जिससे ये किडनैपर डर रहा है। अब मुझे पता लगा करूंगी कि आखिर इस रूम के अंदर है क्या। फिर वो बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, अंडरस्को, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमने तो कहा था मुझे खाने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो मुझे एक निवाला भी नहीं मिला है। आदित्य अजीब नजरों से उसे देखते हुए दरवाजे को देखता है, फिर अनंत के कॉलर को पकड़कर उसे घसीटते हुए कहता है,
अंडरस्को चुपचाप चलो यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा। तुम्हारे ये छोटे छोटे पैर बहुत चलते हैं। जब से मैंने तुम्हें किडनैप करके अपने घर लाया है, इधर से उधर भाग रहे हो, लगता है तुम्हारे पैरों को बांधना पड़ेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनंत को कुंज की याद आ जाती है। उसने तिरछी नजरों से आदित्य को घूरते हुए पूछा, अंडरस्को क्या तुम मिस्टर कुंज के बिछड़े हुए भाई हो, या फिर भाई जैसा दोस्त? तुम्हारी और मिस्टर कुंज की बातें बिल्कुल सेम है। वह भी मुझे ऐसे ही कॉलर से पकड़कर घसीट लेते हैं और कहीं भी ले जाकर फूंस देते हैं। ये सुनते ही आदित्य के कदम ठहर जाते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दोनों नजर आने लगती है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, अंडरस्को मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर हमारा कोई रिश्ता है तो वह सिर्फ दुश्मनी का है। मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप किया है ताकि उसे चोट पहुंचा सकूं, पर वह तो यहाँ आया ही नहीं, इसलिए तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अब अच्छे से खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगा। वो अनंत के कॉलर को पकड़कर जबरदस्ती उसे हाल में ले आता है। कुछ ही दूरी पर कुंज एक पेड़ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक दूरबीन थी। वो आदित्य के विला पर नजर रख रहा था। उसने हर एक आदमी की पोजीशन को देख लिया था कि कौन कहाँ खड़ा है। फिर दूरबीन को नीचे खड़े आदमी की तरफ फेंकते हुए वो खुद नीचे कूद जाता है। उसने अपनी गन निकालकर उसे लोड करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, अंडरस्को तुम जाओ। इतना कहते हुए वो बिना कुछ बोले आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में कुंज आदित्य के बिल्डिंग के बेहद करीब पहुंच गया। वो आदित्य के बिल्डिंग के टेरेस पर मौजूद था। रेलिंग को पकड़कर वह नीचे की तरफ देखने लगा। उसने अपनी गन में साइलेंसर लगाया और नीचे खड़े आदमी के ऊपर गोली चला दी। अगले ही पल गोली आदमी के सिर पर लगी और वह जमीन पर गिर गया। उसका गिरते ही सभी आदमी अलर्ट हो जाते हैं और इधर उधर देखकर फायरिंग करने लगते हैं। कुंज टेरेस के दूसरी तरफ जा रहा था। उसने अपनी दूसरी गन भी निकाली थी। वो दूसरी तरफ जाकर रेलिंग पर अपने पैर को रखता है और सामने मौजूद आदमियों पर लगातार गोलियां बरसाने लगता है। फायरिंग की आवाज सुनकर अनंत और आदित्य, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, दोनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी, तो वही अनंत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसकी आंखों में टेंशन साफ नजर आ रही थी। आदित्य अनंत को देखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को ऐसा लगता है मुझे जो खबर मिली थी वो गलत थी। तुम्हारा आशिक आ गया है मेरे हाथों को मारने। आदित्य अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। बाहर अभी भी फायरिंग लगातार हो रही थी। आदित्य के आदमियों ने कुंज को टेरेस पर देख लिया था। वो सभी टेरेस पर फायरिंग करते हैं, मगर कुंज जंप करके नीचे कूद जाता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। किसी को नजर नहीं आता। आदित्य के आदमी इधर उधर कुंज को ढूंढने लगते हैं, मगर कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ छुपा है। अनंत भागते हुए आए और बाहर मरे हुए आदमियों को देखकर वह आस पास कुंज को देखने लगी, मगर वह काफी शांत लग रही थी। तभी आदित्य पलट गया और अपनी गन को अनंत के सिर पर तानते हुए मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को अब वक्त आ गया है तुम्हारा इस्तेमाल करने का। इतना कहते ही वो अनंत के हाथ को पकड़कर खींच लेता है और अपनी भारी आवाज में आस पास देखते हुए बोला, अंडरस्को कुंजवर्धन सिंह, भले ही तुम कितना भी छिप लो, मगर जैसे ही तुम इसे खतरे में देखोगे बाहर आओगे। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। अगर तुम सामने नहीं आए तो तुम्हारा ये प्यारा लिटिल स्वीट हार्ट मर जाएगा। इतना कहते ही वो अपनी जलती हुई नजरों को चारों ओर घुमाकर देखता है, मगर उसे कहीं भी कुछ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ कुंज एक पेड़ की डाल पर खड़ा था। उसने अपनी गन की गोलियां चेक की तो दोनों गन खाली हो चुकी थीं। वो दांत पिसते हुए अपनी गहरी काली आंखों से सामने देखने लगता है। आदित्य लगातार मुस्कुराते हुए काउंट कर रहा था, अंडरस्को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। बूम 3, 2। आदित्य आगे काउंट करता, उससे पहले ही अनंत उसके हाथ को पकड़कर ऊपर कर देती है। गोली चलती जरूर है, मगर वो गोली अनंत को नहीं लगती, बल्कि आसमान में चल जाती है। आदित्य गुस्से में अनंत को देखने लगता है, तो अनंत उसे ठंडी नजरों से घूरने लगती है। आदित्य दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे बचा लोगे? बिल्कुल भी नहीं। वह यहाँ खुद आया है, इसलिए अब जिंदा नहीं जा सकता। यहाँ तक आना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वैसे मुझे तो लगा था वो सच में अपनी मीटिंग में बिजी है, मगर वो तो यहाँ पहले ही पहुंच चुका था।
इतना कहते ही वो अपने पीछे खड़े आदमी को देखने लगता है, जो डरते हुए उसे देख रहा था। आदित्य उसके माथे पर शूट कर देता है और फिर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, जो आदित्य को धोखा देता है। आदित्य उसे जान से मार देता है। इतना कहने के बाद वो आस पास कुंज देखते हुए गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्को, चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं इसे मार डालूंगा। सोच लो, तुम्हें अनंत की लाश चाहिए या वह जिंदा और सही सलामत? कुंज अभी भी पेड़ पर खड़ा था। वो ठंडी और कड़ी नजरों से आदित्य को देख रहा था। फिर वह अनंत को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। भले ही वह अनंत से थोड़ी दूरी पर था, मगर वो साफ देख पा रहा था कि अनंत बिल्कुल सही सलामत है। ये देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। कुंज अब आस पास देखते हुए अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। अनंत भी आस पास देख रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसने अपने मन में कहा, अंडरस्को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर हस्बैंड इस पेड़ के आस पास ही है। अगर वो इस तरह सबके सामने आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना सोचते ही वो अपने होठों को दबाती है। उसके बाद अपनी काली आंखों से आदित्य को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, हे हैंडसम, मुझे तो भूख लगी है। मैं अंदर जा रहा हूँ खाने। तुम्हें अगर मिस्टर कुंज को ढूंढना है तो जाकर ढूंढो, पर मुझे बेवजह मत बुलाओ। मैं बहुत ही ज्यादा थक जाता हूँ अगर ज्यादा देर तक खड़ा रहता हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि तुम ये काम खुद ही करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है, मगर आदित्य उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। कुंज जैसा ही ये देखता है, जलन से उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वहीं अनंत को एहसास था कि कुंज जरूर कुछ गुस्सा कर रहा होगा। इसलिए वो जल्दी से अपने हाथ को आदित्य की पकड़ से छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, डोंट टच मी, ओके? दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। मुझे केवल मिस्टर कुंज हाथ लगा सकते हैं। और क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं एक लड़का हूँ? मुझे लड़के पसंद है। अगर तुम बार बार मुझे टच करोगे या मेरे करीब आने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। क्या तुम चाहते हो कि एक लड़का तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए? सोच लो, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में। ये सुनते ही आदित्य का चेहरा अजीब हो जाता है। वो जल्दी से अनंत के कॉलर को छोड़कर 2 कदम पीछे हो गया और गुस्से में देखते हुए बोला, अंडरस्को, बेहतर होगा मुझसे दूर रहो और मेरे लिए ऐसे वैसे कोई भी इरादे मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लड़कों को पसंद नहीं करता। मुझे केवल लड़कियां पसंद है। अनंत शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को, सब कहते हैं मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो तुम भी मुझसे दूर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे पहली नजर वाला प्यार हो जाए। मैं चाहता भी नहीं हूं कि मिस्टर कुंज का कोई कंपटीटर हो। इतना कहते ही वो मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। वहीं आदित्य अपने बचे लोगों को गुस्से में ऑर्डर देता है, अंडरस्को, जाओ और जाकर उस कुंज को ढूंढ कर लाओ। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके सारे आदमी हर जगह कुंज को ढूंढने लगते हैं, मगर कुंज उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रुक्मणी जी को होश आ गया था। वो इस वक्त काफी घबराई हुई थी, मगर उन्होंने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया हुआ था। वो बेड पर बैठी हुई थी और सामने कार्तिक को देख रही थी। उन्होंने कार्तिक को देखते हुए कहा, अंडरस्को, कार्तिक, कुछ करो। जाकर कुंज और अनंत को बचाओ। वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर कार्तिक उनके हाथ को पकड़कर उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला, अंडरस्को, नानी, आप ज्यादा टेंशन ले रही है। चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। कुंज और अनंत दोनों ही वापस आ जाएंगे। रुक्मणी जी उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कड़क आवाज में बोली, अंडरस्को, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे कुंज और अनंत अपने सामने चाहिए। और यह घर में इतना बड़ा सीक्रेट रूम है, किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? आखिर यह सीक्रेट रूम क्यों है? ताकि कोई भी आकर किडनैप कर सके। आज अनंत का किडनैप हुआ है, कल को किसी और का किडनैप हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अंडरस्को, वो सब छोड़ो। मैं रूम के आस पास एक और लड़की को देख रही थी। मुझे पूरा यकीन है उस लड़की का भी इन सब में जरूर कोई हाथ है। ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अच्छे से समझ रहा था कि रुक्मणी जी किसकी बात कर रही है। कार्तिक सीरियस होकर बोला, अंडरस्को, नानी, वो गौरव की बहन गोरी है। मैंने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया था, वही क्लिपिंग्स है। शांति, जो अनंत और आपके गायब होने से पहले विला के अंदर आई थी, वो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। वो मुझे थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है।
लेकिन जिस सीक्रेट रूम के बारे में आज तक मुझे खुद भी नहीं पता था, उसके बारे में उस लड़की को कैसे पता होगा? रुक्मणी जी गुस्से में बोली, अंडरस्को, वो सब मुझे नहीं पता। ये तुम पता करके बताओ। सबसे पहले वैशाली को बुलाओ और उससे पूछो कि उस लड़की का इस घर में कब से आना जाना है। वो लड़की तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, उसकी नीयत तो मुझे पहले से ही ठीक ठाक नहीं लगती थी, मगर इस वैशाली ने उसे सर पर चढ़ा रखा था। जब भी वह हमारे घर आती है, पूरे घर में ऐसे ताका झांकी करती है जैसे यह उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकता है तभी उसे इस सीक्रेट रूम के बारे में पता चला गया हो और उसने दुश्मनों के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया हो। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझकर करना है। याद रहे, गौरवी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उस पर शक है। सिर्फ वही नहीं, मुझे तो सुरभि, रेखा और धनुष पर भी शक है, मगर हमें ऐसा जताना है जैसे हमें किसी पर शक नहीं है, ताकि वो लोग रिलैक्स होकर रहें और कोई गलती करे तभी हम पता कर पाएंगे कि आखिर कौन है जो अपनों के भेष में दुश्मन है। कार्तिक को उनकी बात बिल्कुल सही लगी। वह गहरी सांस लेते हुए रुक्मणी जी को लेटने का इशारा करते हुए बोला, अंडरस्को, आप सही कह रही हैं। मैं उन सब पर नजर रखने के लिए किसी को भेजता हूँ। तब तक आप आराम कीजिए, कुछ देर में आपको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। ये सुनकर रुक्मणी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं कार्तिक बाहर चला गया। बाहर पहले से ही श्री मौजूद था। कार्तिक उसे देखते हुए ऑर्डर देता है, अंडरस्को, हमारे सीक्रेट लोगों को बुलाओ। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उनसे कहो कि वो सभी पर नजर रखें, फिर चाहे वो कोई भी हो, दोस्त हो या दुश्मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। श्री हिचकिचाते हुए बोला, अंडरस्को, सभी पर? मतलब आपकी मॉम पर भी? कार्तिक गुस्से से बोला, अंडरस्को, मैंने कहा ना, सब पर नजर रखो, तो मतलब सब पर नजर रखो। कार्तिक के गुस्से को देखकर श्री ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से चला गया। कार्तिक कॉरिडोर में खड़े होकर आस पास के एरिया को देखने लगा। उसे कुछ अजीब लगा, मगर वो समझ नहीं पाया। जैसे ही वो हॉस्पिटल के नीचे पहुंचा, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने अपनी कोल्ड नजरों से चारों तरफ अच्छे से स्कैन किया, मगर उसे कोई ऐसा नहीं दिखा जो उस पर नजर रख रहा हो। फिर भी जब वो अस्पताल के बाहर जाने लगा, उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसे देख रहा है। हालांकि उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में अब तक रात हो चुकी थी, मगर कोई भी कुंज को ढूंढ नहीं पाया था। डिनर के बाद अनंत घर में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह पूरे घर में अकेली थी। वह थककर सोफे पर बैठ गई। तभी 6-7 लड़कियां वहां आ गईं। वो सभी बहुत मॉडर्न थीं। उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और भर भर के मेकअप से सजी हुई थीं। उनमें से एक लड़की की नज़र अनंत पर गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके पास बढ़ने लगी। अनंत ने एक नज़र भी उस लड़की पर नहीं डाली। ये बात उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो लड़की एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को, आज तक किसी ने भी मोना को देखकर उसे इग्नोर नहीं किया। मोना की खूबसूरती किसी को भी अपने जादू में फंसा सकती है। इतना कहते हुए वो इतने स्टाइल से खड़ी हो गई कि कोई भी लड़का उस पर फिसल सकता था। मगर अनंत तो एक लड़की थी। उसने मोना को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने पैर को टेबल पर रखते हुए शरारती नजरों से उसे देखकर बोली, अंडरस्को, होंगे वह बेवकूफ और छिछोरे लड़के, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे केवल सुंदर और आज्ञाकारी लड़कियां ही पसंद है, खासकर जब वो नॉटी हो। इतना कहकर उसने आंख मार दी, फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर सोफे पर रखते हुए मुस्कुराई और बोली, अंडरस्को, मगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। तुमने तो बस एशियन पेंट की तरह अपने चेहरे से लेकर अपने पूरे शरीर पर मेकअप पोता हुआ है। और ये तुम्हारे शरीर पर क्या है? इतना क्यों चमक रहा है, जैसे सरसों का तेल लगाया हो? और तुम सबने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? जैसे तुम दर्जी को पैसे नहीं दे पाई, इसलिए उसने आधे कपड़े रख लिए। इतना कहते ही वो हंसने लगी, क्योंकि उन लड़कियों ने सच में बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे। ये बात मोना के साथ साथ बाकी लड़कियों को भी बहुत बुरी लगी। मोना गुस्से में अनंत को उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कौन हैं? अनंत इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, मुझे तुम लोगों का बायोडेटा जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर खुद के बारे में जानने का इतना ही शौक है तो जाकर अपना आधार कार्ड देख लो। और हाँ, अगर अपने एशियन पेंट से पोते हुए चेहरे पर इतना ही घमंड है ना, तो जाकर आईना देख लो। असलियत सामने आ जाएगी कि कितनी खूबसूरत हो तुम सब।
अब निकलो यहाँ से और दिमाग मत खराब करो। मोना गुस्से में तमतमाते हुए बोली, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहते हुए मोना ने अपनी ड्रेस के एक कोने को पकड़ा और उसे जोर से खींचकर फाड़ दिया। कपड़े फटने की आवाज पूरे हाल में गूंजने लगी। अनंत हैरानी से मोना को देखते हुए बोली, यह क्या बेहुदा हरकत है? मोना हंसते हुए बोली, अब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। मोना के ड्रेस का एक कोना पूरी तरह से फट चुका था और उसका पूरा कंधा रिवील हो गया था। इस बार मोना अपने बचे हुए कपड़े के पास वाले हिस्से को पकड़ी। उसके ड्रेस में जिप लगी थी जिसे वह ऊपर की तरफ खींचने लगी। फिर उसने अपनी ड्रेस की दूसरी स्ट्रैप को भी तोड़ दिया। उसने अपने बालों को इधर उधर करके उलझा लिया और फिर अपनी लिपस्टिक को पोंछते हुए अपने काजल को पूरे चेहरे पर फैला दिया। ये देखकर अनंत हंसते हुए बोली, पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। कहीं भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया तुम्हारे ऊपर और यही तांडव तो नहीं करने वाली हो। कितनी फनी लग रही हो, देखो तो जरा खुद को आईने में। मोना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर उसने गुस्से को काबू में रखते हुए अपने नाखूनों से अपनी गर्दन पर खरोंच बना लिए। फिर उसने अपनी सैंडल इधर उधर फेंक दी और अनंत के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर अपनी गर्दन पर रखते हुए जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, आदित्य आदित्य बचाओ, यह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। आदित्य प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। मोना जोर जोर से रो रही थी। अनंत पूरी तरह से हैरान थी, मगर वो समझ गई कि मोना क्या करने की कोशिश कर रही है। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं कि दर्द में चिल्लाना किसे कहते हैं और कितना चिल्लाया जाता है। ये कहते हुए उसने मोना के बाकी कपड़े भी पकड़कर फाड़ दिए। मोना गुस्से में चिल्लाई, यह क्या कर रहे हो? अनंत उसके बाकी कपड़े फाड़ते हुए बोली, अब जब मुझ पर ऐसा इल्जाम लग ही रहा है तो इसे थोड़ा और सच कर दूं। वैसे भी मैं इतने से सेटिस्फाई नहीं होता। मोना डरकर अनंत से दूर भागने लगी, मगर अनंत ने उसे दूर भागने नहीं दिया। इसी बीच आदित्य वहां कमरे के अंदर आ गया। उसने ये सब देखा, मगर समझ नहीं पाया कि आखिर चल क्या रहा है। अनंत ने जोर से मोना की गर्दन पकड़कर उसे धक्का दे दिया। मोना सीधे जमीन पर गिर गई, मगर उसके जरूरत से ज्यादा कपड़े फट चुके थे, जिससे वो खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। आदित्य को देखकर वो चिल्लाई, आदित्य यह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। ये कहते हुए वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वही अनंत घमंड से अपनी जगह पर बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य बिना किसी भाव के सब कुछ देख रहा था। अनंत इंटरेस्ट के साथ आदित्य को देखने लगती है। आदित्य कभी अनंत को देखता तो कभी मोना को। मोना अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े काफी ज्यादा अस्त व्यस्त थे। मोना एक ऐसी लड़की थी जो किसी के साथ भी रात गुजारने को तैयार थी। इस तरह में उसे शर्म तो नहीं आ रही थी, मगर वह चाहती थी कि आदित्य उसके लिए अनंत के साथ गलत करे। मोना अपने आंसू पोंछते हुए डेविल स्माइल करके अपने मन में बोली, लड़के अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। इस दुनिया में मुझे अच्छा कोई भी नहीं समझता। आज तक किसी ने भी मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं की, मगर तुमने की है। अब तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। इतना सोचते ही वो बहुत ही कमजोर आवाज में आदित्य से बोली, आदित्य ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, मगर यह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने कहा कि यह मेरे साथ रात बिताना चाहता है और अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो यह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इतना कहते ही वह ऐसे रोने लगी जैसे सच में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आ रहा था, मगर उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह क्या सोच रहा है। वो चलते हुए मोना के करीब जाकर खड़ा हो गया। मोना उसके पैरों को पकड़कर रोते हुए बोली, आदित्य इसे सजा दो। तभी आदित्य ने उसे जोर से झटक दिया और अनंत की तरफ देखने लगा। आदित्य के झटक देने से मोना हैरान होकर उसे देखने लगी। वहीं आदित्य ने अनंत को देखकर अपनी पॉकेट में हाथ डाला। अनंत बहुत ही आलस से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ? वैसे एक बात बताओ, इस एशियन पेंट को तुमने पसंद कैसे कर लिया? मतलब तुमने इसकी शक्ल को देखकर अपने पास रखा है? जाकर उसका आधार कार्ड को देख लो, कम से कम इसकी असलियत पता चल जाती, बेवकूफ। इतना कहते ही वो मोना को देखकर मुंह बनाती है। वहीं
मोना गुस्से में बोली, आदित्य, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये जानते हुए भी कि हमारे पीछे तुम हो, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तुम्हें हमें इंसाफ दिलाना होगा। आज तक तुम्हारे किसी भी आदमी ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, मगर इस लड़के ने ऐसा किया है। तुम्हें हमें इंसाफ दिलाना ही होगा। ये सुनते ही आदित्य ने फिर से अनंत की तरफ देखा। उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? अनंत आलस से सोफे पर लेटे हुए सभी लड़कियों को बारी बारी से देखती है और फिर मुंह बनाकर बोली, काश इन लोगों की जगह मिस्टर कुंज यहाँ होते। अगर वो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता और इनफैक्ट उन्हें अपने साथ रूम में भी लेकर जाता। लेकिन मेरी बदकिस्मती यह है कि यह बेवकूफ लड़कियां हैं। मुझे तो मेरे मिस्टर कुंज की बहुत याद आ रही है। इतना कहते ही वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। आदित्य अचानक मोना के हाथ पर अपना पैर रख देता है। मोना जोर से चिल्लाने लगती है। मोना चिल्लाते हुए बोली, आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। आदित्य उसे लाल आंखों से देखते हुए नीचे झुकता है और उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगी और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा? तभी एक और लड़की आगे आते हुए बोली, मोना सच कह रही है। हम सबने अपनी आंखों से देखा कि इस लड़के ने। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आदित्य ने अपनी गन निकाली और सीधे उसके पैर पर शूट कर दिया। सभी लोग डरकर सिमटकर खड़े हो गए। तभी आदित्य ने मोना के बालों पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये लड़का कौन है? मोना अपनी आंखों में डर लिए आदित्य को देख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, आदित्य। आदित्य गुस्से में बोला, शट अप और मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना सारी की सारी गोली तुम्हारे भेजे में डाल दूंगा, समझी? मोना काफी ज्यादा डर गई। आदित्य अपने आदमी को देखते हुए गुस्से में बोला, इन सभी को मेरी नजरों से दूर कर दो, वरना मैं सबको जान से मार डालूंगा। मोना हैरानी से बोली, आदित्य, क्या तुम भूल गए कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग रोज आते हैं और तुम हमारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हो, मगर आज इस लड़के के कारण तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? आखिर यह है कौन? इतना कहते ही वो खड़ी होने की कोशिश करती है और अनंत पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर आदित्य उसकी कलाई को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर फ्लावर वास को उठाकर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, ऐसा लगता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। क्या कहा तुमने? इस लड़के ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? तुम्हें पता भी है, अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता तो मैं मान भी लेता कि उसने ऐसा किया है। और तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है कि यह तुम्हारे साथ कुछ करेगा? खुद की शक्ल देखी है? आखिर तुम हो क्या? अगर मैंने तुम्हें पैसा न दिया होता, सपोर्ट न किया होता, तो आज तुम भीख मांग रही होती और तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। निकल जाओ यहां से। मोना रोते हुए बोली, आदित्य, ये लड़का कौन है? तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? जो हुआ वह तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। क्या तुमने देखा नहीं? मैं जमीन पर पड़ी हूँ, मेरे कपड़े फटे हैं और मेरे शरीर पर नाखून के निशान हैं। ये सब इस लड़के के कारण हुआ है। क्या तुम्हें इस लड़के को मार नहीं देना चाहिए? अब आदित्य का दिमाग घूम गया था। उसने एक जोरदार थप्पड़ मोना के गाल पर मार दिया। मोना का पूरा चेहरा सुन्न पड़ गया था। एक पल के लिए तो न उसे अपने गाल महसूस हो रहे थे और न अपने कान। वो अपने दिमाग को झटकती है और फिर आदित्य को देखने लगती है। अनंत बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सब कुछ देख रही थी। अनंत मोना की हालत देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाए। ये देखकर मोना की एक दोस्त गुस्से से बोली, आदित्य, देखो इसे, ये हंस रहा है। हम सब तुम्हें हमेशा खुश रखते हैं और तुम इसकी साइड ले रहे हो। आदित्य हंसते हुए बोला, मैंने तो तुम लोगों को सिर्फ उंगली पकड़ाई थी, मगर तुम लोग मेरे सिर पर चढ़ गई। लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। इतना कहते ही उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि ये जिंदगी भर याद रखें कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। आदित्य ने उसके बाद किसी को भी नहीं देखा। उसके आदमी सभी लड़कियों को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगे। लड़कियां चिल्ला रही थीं, मगर आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद वहां पर शांति छा गई। अनंत पूरे इंटरेस्ट के साथ आदित्य को देख रही थी। वहीं आदित्य मुस्कुराते हुए उसके बगल में आकर बैठ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही अनंत आराम से बोली,
क्या किडनैपर ऐसे ही होते हैं? सच कहूँ, मैं पहली बार किडनैप हुआ हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किडनैपर कैसे होते हैं। वैसे, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, वह भी सिर्फ मेरे कारण? आदित्य हंसते हुए बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें अपने पास रखता हूँ। ये सुनते ही अनंत जल्दी से उससे दूर हो गई और उसे अजीब नजर से देखते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। मुझे तुम जैसे प्लेबॉय से सख्त नफरत है। पता नहीं कितनी लड़कियों को टच करते होगे, मुझे तो उल्टी आ रही है। मेरे मिस्टर कुंज से कुछ सीखो, भले ही गुस्सा करते हैं, मगर मेरे अलावा किसी पर नजर भी नहीं डालते। ये सुनते ही आदित्य इरिटेट होकर बोला, बस करो, उसका नाम मत लो, पता नहीं कहाँ छुपकर बैठा है वह। और सुनो, मैं कुंज नहीं हूँ जिसे तुम जैसे बेवकूफ लड़के से प्यार हो, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। आदित्य के इतना कहते ही अनंत को अचानक कुछ याद आया। वो गुस्से में बोली, तुमने मुझे किडनैप करके रखा है, लेकिन तुमने एक भी कपड़ा नहीं दिया। देखो, मैंने अभी तक मिस्टर कुंज की शर्ट पहना हुआ है, ये तो वाइट कलर की है और कितनी गंदी हो गई है। मैं यहाँ इस तरह नहीं रह सकता, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे शॉपिंग पर जाना है। जब किडनैपर हो तो थोड़े खर्च भी कर लो। आदित्य सिर्फ कुंज को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बाकी उसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक अनंत को देखा, सच में उसके कपड़े काफी गंदे हो गए थे। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मगर भूल जाओ कि तुम भाग सकते हो। मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि तुम भागने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना कहने के बाद उसने अपने आदमी को ऑर्डर दिया, जाओ और एक मॉल को पूरा खाली करवा दो। उसका आदमी जाने ही वाला था कि अनंत जल्दी से बोली, याद रखना, वो मॉल बहुत ही महंगा और शहर का सबसे बेस्ट मॉल होना चाहिए। मुझे सस्ते कपड़े पहनने की आदत नहीं है। आदित्य ने उसे घूरा, मगर अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वो शॉपिंग के लिए एक मॉल के बाहर खड़े थे। अनंत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए पूरे मॉल को चमकती हुई आंखों से देखा। उसके मन में एक अलग ही प्लान चल रहा था। आदित्य ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए सख्ती से कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां से भाग सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया मेरा है, यहां पर एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बिना नहीं हिलता। अनंत उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो मॉल के अंदर चली गई। ये देखकर आदित्य को गुस्सा आया और वह भी अंदर चला गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई उनका बहुत देर से पीछा कर रहा था। मॉल के अंदर अनंत जो भी सबसे महंगा सामान था उसे ले रही थी, चाहे वो कपड़े हो या कोई और चीज। वो पूरे मॉल में बहुत आराम से घूम रही थी। अचानक उसे एक परछाई नजर आए। वो वहीं रुक गई। आदित्य, जो उसके पीछे खड़ा था, बोला, क्या हुआ? थक गए शॉपिंग करते करते? कौन कहेगा कि तुम जैसा लड़का इतना शॉपिंग करता है? अनंत उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। जब उसने देखा कि उसके आस पास कोई नहीं है, तो उसकी नजर एक ऑफिस की ओर पड़ी। उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाला और वॉशरूम के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा तेज आवाज के साथ अंदर से बंद हो गया। तभी अनंत को वही परछाई नजर आई जो उसके बहुत करीब थी। अनंत मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड। सामने कुंज खड़ा था। उसकी आंखें हमेशा की तरह गहरी थीं। वो बिना किसी इमोशन के अनंत को देख रहा था। फिर गुस्से में दीवार के पास जोर से मुक्का मारते हुए बोला, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हो। तुम्हें उस आदमी के साथ बहुत मजा आ रहा है। अब तुम शायद कभी भी मुंबई वापस नहीं आना चाहती हो, है ना? उसके जलन और गुस्से को देखकर अनंत हल्के से मुस्कुराई। वो बहुत स्टाइल से दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने शरारत से आंख मारते हुए कहा, बात तो सही है, वो बहुत हैंडसम है। बिना कुछ बोले और बिना गुस्सा किए मुझ पर ऐसे पैसे खर्च कर रहा है जैसे उसके पैसे मेरे हों। भला ऐसा करने वाला कहाँ मिलेगा? कुंज जलन से भर गया। उसने उसके कंधे को जोर से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? मैंने देखा है, चाहे वो उसके विला में हो या कहीं और, तुम दोनों हमेशा साथ होते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। ये सब कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ जुनून भी था, जिसे अनंत साफ देख सकती थी। अनंत उसके थोड़ा करीब बढ़ते हुए आंख मारकर बोली,
अंडरस्को मिस्टर हस्बैंड, अगर आप इस तरीके से गुस्सा करेंगे और इतनी जोर से पकड़कर मुझे हर्ट करेंगे तो कहीं सच में मुझे उस आदित्य से प्यार न हो जाए। मैंने सुना है ज्यादा वक्त तक कोई लड़का या लड़की एक साथ रहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है। कुंज ने उसकी गर्दन को हल्के से पकड़ लिया, मगर अनंत अब भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। कुंज ने दांत पीसते हुए उसे छोड़ दिया और गुस्से से कहा, अंडरस्को, शायद तुम भूल रही हो, हमने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। अब तुम मिसेज अनंत कुंजवर्धन सिंह हो, तो मिसेज सिंह, बेहतर होगा कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, वरना तुम्हें मिस्टर सिंह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, जो तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने इन छोटे छोटे पंजों को संभाल कर रखो और बार बार उस आदमी को टच मत करो, वरना मैं तुम्हारे इन पंजों को काट दूंगा और तुम्हारे पैरों को भी तोड़ दूंगा। अगर तुम जिंदगी भर बेड पर पड़ी रही तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनंत शौक होकर उसे देख रही थी। वहीं कुंज ने शैतानी मुस्कान के साथ उसके गालों को जोर से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा कि अनंत को अपने गालों पर दर्द महसूस हुआ, मगर कुंज को जैसे इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अनंत की तरफ धीरे धीरे झुक रहा था। वो कुछ करता उससे पहले ही किसी ने दरवाजे को खटखटाया और गुस्से में कहा, अंडरस्को, अनंत, बाहर आओ, तुम कब से अंदर हो, और भागने के बारे में सोचना भी मत। कुंज उसकी आवाज को इग्नोर करके अनंत के शर्ट के अंदर हाथ डालता है, फिर उसके होठों को चूमने लगा। वहां का माहौल इंटेंस जो गया था। कुंज अनंत को किस करते हुए उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन कुंज की आंखें अब भी कोल्ड थीं। अनंत अपने हाथ कुंज के गले में डाल देती है और उसके पैर हवा में थे। वो लगातार कुंज को किस करते हुए अपने पैर को हिला रही थी। तभी आदित्य की आवाज फिर से अनंत और कुंज के कानों में गूंज उठी, अनंत, क्या तुम भागने का प्लान बना रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य गुस्से में बोलते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। अनंत कुंज से दूर होकर मुंह बनाते हुए बोली, कोई ठीक से रोमांस भी नहीं करने देता। इतना कहते ही अनंत मुंह बनाते हुए दरवाजे को घूरने लगी, जिससे साफ जाहिर था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसे डिस्टर्ब कर रहा है। वो अभी भी कुंज के गर्दन में हाथ डालकर लटकी हुई थी और मुंह बनाते हुए दरवाजे को देख रही थी, जिसे आदित्य लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अनंत मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, हम यहाँ से भागने वाले हैं। ये सेकंड फ्लोर है, हम आसानी से कूद सकते हैं। इतना कहते ही अनंत खुशी से झूम उठी, क्योंकि कई दिनों से न तो वह दीवार पर चढ़ी थी और न ही किसी एक्शन वाले काम को किया था। अब उसके हाथों में खुजली हो रही थी। कुंज उसे बिना इमोशंस के देख रहा था, फिर उसके चमकते चेहरे को देखकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, चुपचाप आदित्य के पास वापस जाओ और एक अच्छी बच्ची बनकर रहो। अगर मैंने तुम्हें फिर से उसके करीब देखा तो तुम्हारे पंजों को तोड़ दूंगा, और भूल जाओ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कोई नई लड़की ले आऊंगा जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। इतना कहते हुए कुंज ने उसके गालों को निहारा और अनंत की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन वो गुस्से में नहीं आए, बल्कि मुस्कुराते हुए कुंज से बोली, फिर तो मुझे आदित्य के साथ सेटिंग कर लेनी चाहिए। वैसे भी वह काफी हैंडसम और अमीर लगता है। मैं उसे बता दूंगी कि मैं एक लड़की हूँ, तो वह जरूर मेरे प्यार में पड़ जाएगा, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। कोई भी मुझे देखेगा तो पागल हो जाएगा। इतना कहकर अनंत ने एटीट्यूड से अपने बालों में हाथ घुमाया और कुंज ने जलन से उसे देखा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं थी। दरवाजा लगभग टूट चुका था और कुछ ही देर में आदित्य दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गया। आदित्य गुस्से में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था और तुम यहाँ खड़े होकर खुद को शीशे में निहार रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? अनंत इस वक्त सामने लगे मिरर में खुद की शक्ल देख रही थी और अपने बालों को सेट कर रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखा भी नहीं और आराम से बोली, मैं अपने हैंडसम चेहरे को संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ भले ही लड़कियां नहीं हैं, पर बाहर तो कोई लड़की मुझे जरूर देखेगी। वो मेरी हैंडसम शक्ल को देखना चाहेंगी, इसलिए मैं अपने बालों को सेट कर रहा हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करो। आदित्य ने अपनी पूरी जिंदगी में अनंत जैसा इंसान नहीं देखा था। वो उसे मारने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बीपी हाई हो रहा हो। लेकिन उसने 3-4 बार लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, तो मिस्टर अनंत, क्या तुम चलने की कृपा करोगे? देखो, जिस तरीके से तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक जिंदा रह पाओगे। इसलिए शॉपिंग करो और चलो यहाँ से।
अनंत अपने पॉकेट की जेब में हाथ डालते हुए धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो रहा है? क्या तुम अब भी खुद को एक नॉर्मल इंसान मानते हो? आदित्य गुस्से में बोला, शट अप, कितना बोलते हो तुम? अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। ये कहते हुए आदित्य ने अनंत से दूरी बनाकर जल्दी जल्दी चलना शुरू किया और अनंत भी फालतू का सामान खरीदने लगी। इस वक्त अनंत मुस्कुराते हुए बिलिंग काउंटर पर खड़ी थी और उसकी मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें ढेर सारी लॉलीपॉप्स थीं। वो एक लॉलीपॉप चूसते हुए तिरछी नजरों से आदित्य के एक्सप्रेशन देख रही थी। आदित्य सामान का बिल देखकर हैरानी से बोला, इतनी शॉपिंग तो लड़कियां भी नहीं करती जितना तुमने कर लिया है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या खरीदा है? अनंत अजीब सी आवाज में बोली, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गरीब बना दिया है। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है जो तुम अब कुछ भी अफोर्ड कर सको? आदित्य डोमिनेटिंग आवाज में बोला, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदित्य ना कर सके, समझे? ये कहते हुए उसने अपना गोल्डन कार्ड बिलिंग काउंटर पर रखा। जैसे ही सेल्स गर्ल ने कार्ड को स्कैन किया, वो बहुत खुश हो गई और जल्दी से बिल आदित्य को दे दिया। आदित्य ने बिल को देखा, जो कुल 5 करोड़ था। लेकिन अनंत बहुत खुश थी, हालांकि फिर थोड़ी निराश होकर बोली, इतना ज्यादा भी ये बिल नहीं है, अब हम कहीं और चलते हैं, अभी जरूरी सामान तो खरीदा ही नहीं है। ये सुनकर आदित्य काफी हैरान था। उसने कभी भी इतना खर्च करने वाला इंसान नहीं देखा था। अनंत खुशी से उछलते हुए बाहर आ गई और कुंज बाहर ही छिपा हुआ था। अनंत के हाथ में इतनी सारी कैंडी देखकर उसका खून जलने लगा। वो सिगरेट के कश लेते हुए भारी आवाज में बोला, लिटिल अनंत, जितना मस्ती करना है कर लो, इन सबका बदला मैं तुझसे लूंगा। मैंने मना किया था कि इतनी सारी कैंडी नहीं खाना है, पर लगता है कि किडनैप होने के बाद तुम्हें काफी छूट मिल गई है। अनंत खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन वो कुंज की जलती हुई नजरें महसूस कर रही थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, किडनैप होने का मजा ही कुछ और है। मिस्टर हस्बैंड से अभी डरने की जरूरत नहीं है। वैसा भी जो मेरा किडनैपर कहेगा, मैं वही करूंगी। मिस्टर हस्बैंड, आप सिर्फ दूर से मुझे देख सकते हो, पर कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही अनंत बाहर जाती है, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो उसे शर्माते हुए देख रही थी। अनंत जल्दी से अपने बालों को ठीक करती है ताकि उसे अपना हैंडसम चेहरा दिखा सके। फिर उसे आंख मारते हुए देखती है। लड़की और भी ज्यादा शर्मा जाती है। अनंत अपने बॉक्स से एक लॉलीपॉप निकालती है और उसे लड़की के सामने रखते हुए फ्लर्ट करते हुए बोलती है, मिस ब्यूटीफुल, ये कैंडी मेरी तरफ से। ये सुनते ही लड़की खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है, पर ये तो तुम्हारी है ना? अनंत ऊपर से नीचे तक उसे देखकर बोलती है, हाँ, पर मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां मुझे पसंद है। ये सुनकर लड़की शर्माते हुए हाथ ऊपर करके कैंडी लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आदित्य पीछे से आकर अनंत के कॉलर को पकड़कर खींच लेता है। वो गुस्से से बोला, गेट आउट। वो लड़की डर के मारे तुरंत भाग जाती है। आदित्य के इतने गार्ड्स को देखकर वो और भी घबराई थी। आदित्य ने गुस्से से अनंत को देखा और कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी भी लड़की को देखकर फ्लर्ट करने लगते हो। कौन कहेगा कि तुम लड़कों में इंटरेस्ट रखते हो? कहीं तुम कोई सीक्रेट तो नहीं छुपा रहे हो? आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, जब से मैंने तुम्हें किडनैप किया है, मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम्हारी एक भी हरकत से मुझे नहीं लगता है कि तुम एक गे हो। अगर तुम्हारा लुक लड़कों जैसा नहीं होता, तो मैं यही यकीन कर लेता कि तुम लड़की हो। अनंत ने गुस्से से आदित्य का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाया और आंख मारते हुए बोली, सही कहा, मैं लड़की ही हूं। तो क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? फिर वो अपनी लॉलीपॉप चूसते हुए हंसने लगी। आदित्य का चेहरा लाल पड़ गया। वो इरिटेट होकर बोला, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। चलो यहां से। फिर उसने कॉलर को पकड़कर उसे खींचते हुए कार में ठूंस देता है। अनंत इरिटेट होकर बोली, ऐसी हरकत सिर्फ मिस्टर कुंज ही कर सकते हैं मेरे साथ, छोड़ो। अनंत अपने लॉलीपॉप के बॉक्स को अच्छे से पकड़कर आराम से एक लॉलीपॉप चूसने लगी। फिर उसने आदित्य से कहा, अब मुझे शूज खरीदने हैं। मैंने तो शूज लिया ही नहीं और मुझे यहाँ एक भी शूज पसंद नहीं आया। सबसे महंगे ब्रांड में चलो, मुझे वहीं से शूज लेने की आदत है। आदित्य ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, सीधा घर चलो। अनंत मुंह बनाते हुए बोली, लगता है तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं। इतने गरीब हो तुम फिर भी मुझे किडनैप कर लिया। कम से कम मेरी अमीरी देखकर तो मुझे किडनैप करते। ये तो देखते कि तुम किडनैप करने के बाद मुझे अफोर्ड कर पाओगे या नहीं।
आदित्य ने गुस्से में आकर अपना गन निकालकर अनंत के माथे पर रखा और दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकते? मैं इसी वक्त तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। अनंत सिर को ऊपर करके घमंड से बोली, तो मैं भाग जाऊंगा। चुपचाप मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे शूज खरीदने हैं। आदित्य मन मारकर बोला, ठीक है, चलो शूज खरीद लेते हैं। अनंत शूज खरीदने में लग गई। उसने महंगे से महंगे शूज खरीदने शुरू कर दिए। उसने कुल 25 से ज्यादा शूज खरीदे और कुछ सैंडल्स भी खरीदे। आदित्य थोड़ा कंफ्यूज था और उसकी टीम के लोग एक दूसरे को देखकर हैरान थे। बिलिंग करने के बाद जब आदित्य बाहर निकला तो उसके सभी आदमी बेइज्जत से लदे हुए थे। इस बीच कुंज अपनी प्लानिंग पर काम कर रहा था। जब अनंत आदित्य के साथ शूज खरीदने गई थी तब कुंज बहुत चालाकी से आदित्य के विला में घुस चुका था। वह आदित्य के कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर गुस्से में आकर उसने वार्डरोब पर एक जोरदार लात मारी। उसकी किक की वजह से एक बॉक्स जमीन पर गिर गया। वो बॉक्स ठीक से बंद नहीं था, इसलिए उसका सामान फर्श पर बिखर गया। कुंज ने जैसे ही उस सामान को देखा, उसकी आंखों में गहरी चमक आ गई। सामान में कुछ ऐसा था जिसे वह पहचाना हुआ महसूस कर रहा था। कुंज घुटनों के बल बैठ गया और सामान को ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे उसने उस सामान को देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे और एटमॉस्फेयर भी और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और सामान को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन चीजों को अच्छे से पहचानता हो। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने कुछ सीन आने लगे। एक लड़की रोते हुए चिल्ला रही थी, कुंज, कुंज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। गुस्से में कुंज ने कहा, शट अप, लेकिन वो लड़की बारिश में ही उसके पीछे भाग रही थी। वो लड़की घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुंज, तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। कुंज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता है तुम मुझे सिर्फ दोस्त समझते हो, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। लड़की फिर से रोने लगती है, लेकिन कुंज ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और डोमिनेटिंग अंदाज में अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। उस रात बहुत बड़ा तूफान आया था। कुंज बहुत तेजी से गुस्से में ड्राइव कर रहा था। ये सभी सीन उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और वह लगातार अपनी हाथ में पकड़ी तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर एक 19 साल की लड़की की थी जो मुस्कुरा रही थी। कुंज अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ते हुए उस तस्वीर को देखता रहा और उसकी आंखों में लालपन आ गया। वो तस्वीर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। आदित्य और अनंत विला की तरफ बढ़ रहे थे और अनंत विंडो से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आदित्य के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वह अनंत को देखते हुए मन ही मन कुछ शैतानी अंदाज में सोच रहा था, तारांकन, कुंज, तुम बहुत जल्द खून के आंसू रोओगे। जैसे मैंने किसी खास इंसान को तुम्हारे कारण खो दिया, वैसे ही तुम भी किसी अपने को खो दोगे, और वो भी सिर्फ अपनी वजह से, तारांकन। आदित्य के मन में कुछ खतरनाक प्लानिंग चल रही थी जो अब उसे अनंत को लेकर पूरी करनी थी। फिर उसने गहरी आवाज में अनंत से कहा, तारांकन, वैसे तुम क्या सोचते हो? मेरा मतलब, तुम्हें सच में लगता है कि वो आदमी तुमसे प्यार करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा हो, तारांकन। ये सुनकर अनंत थोड़ी कंफ्यूज हो गई और बोली, तारांकन, तुम किसकी बात कर रहे हो, मिस्टर कुंज की, तारांकन? आदित्य ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, क्या तुमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की? हो सकता है उसने पहले भी किसी के दिल के साथ खेला हो और अब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बचकर रहो, वरना वो तुम्हारे दिल के साथ भी खेल सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तारांकन। अनंत की आंखों में डाउट और अजीब से भाव थे, क्योंकि उसे आदित्य की बातों में कुछ रियलिटी का एहसास हो रहा था। उसकी सीरियस नजरें आदित्य की तरफ थी, जैसे वो सोच रही हो कि क्या ये सब सच हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।